का टिकट किस किस को दिया जाता है? ये टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक परफेक्ट लाइफ गुजारी होती है और अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं की होती। और ये टिकट उन लोगों को भी दिया जाता है जो दूसरों की जान बचाते हुए खुद अपनी जान दे देते हैं। और अगर कोई इंसान अपने टाइम से पहले ही मर जाए तो उस इंसान को भी ये पैरागॉन का टिकट दिया जाता है। तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किम को पैरागॉन का टिकट दिया गया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि तीनों गार्डियंस किम के भाई जिम को लेकर पैरागॉन का टिकट दिलवाने जा रहे थे। तभी गार्डियन ये कहते हैं कि हमें 7 ट्रायल से गुजरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सीधा गॉड्स के किंग के पास जाएंगे, यानी कि यमराज के पास। आफ्टर लाइफ के बाद वाली दुनिया में कुछ रूल्स थे, इस तरह 7 ट्रायल्स को छोड़कर डायरेक्ट गॉड के पास कैसे जाया जा सकता था। अब वहाँ 7 ट्रायल्स के जो गार्डियन थे वो इन तीनों गार्डियन पर अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर गार्डियन अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो अपने पास लाइफ में जाकर देखते हैं कि वो एक किंगडम के वॉरियर थे। तभी गार्डियन ए को गार्डियन बी जगा देता है, तो वहाँ पर वो जाकर वहाँ के सभी गार्डियन से फाइट करने लगते हैं। अब इस वॉर के दौरान वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। इसके बाद जमीन में से एक कैसल निकलता है। ये कैसल गॉड ऑफ किंग का था। इसको देखकर सभी लोग फाइट करते हुए रुक जाते हैं और सभी उनके सामने झुक जाते हैं। तभी लेडी गार्डियन सी भी जिम को झुकने के लिए कहती है। अब तीनों गार्डियंस अपने सभी वेपन्स छोड़ देते हैं और तीनों यमराज के सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर यमराज गार्डियन ए से बहुत ज्यादा नाराज थे और उसका ये रीजन था कि जिम मरने के बाद भी अर्थ पर बदला लेने के लिए घूम रहा था और अब गार्डियन ए जिम को दोबारा अर्थ पर भेजने का भी सोच रहे थे, यानी कि रीबर्थ का। और वो उसको पैरागॉन का टिकट देकर यहाँ पर ले आए थे। यमराज को गार्डियन ए पर इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा था और वहाँ पर जो यमराज के 2 वकील थे उनको भी जिम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनका ये मानना था कि जिम को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था और इस रीजन की वजह से उसकी सोल को जला देना चाहिए था, वो दोबारा रीबर्थ के लायक नहीं है। इस तरह वहाँ यमराज के वकील गार्डियन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन गार्डियन ए भी हार मानने वाले नहीं थे। वो यमराज से कहते हैं कि हमें एक मौका दें, हम इस बात को प्रूफ करेंगे जिम की डेथ कैसे हुई थी। इस बात पर यमराज उनसे कहते हैं कि चांस तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, अगर तब भी तुम गलत साबित हो गए तो तुम लोग क्या करोगे। तब यहाँ पर गार्डियन से कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम हार मान लेंगे और आप हमारी सभी पावर्स को वापस ले लेना। ये सुनकर वहाँ पर गार्डियन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर उनके बॉस की यही मर्जी थी तो वो आगे क्या कर सकते थे। अब वो तीनों गार्डियंस अपनी पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यमराज अपनी एक और शर्त बताते हैं। वो कहते हैं कि अर्थ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी डेथ का टाइम गुजर चुका है, मगर वो एक देवता की वजह से अभी भी जिंदा है जो उसकी अर्थ पर सेफ्टी करता है। उस बूढ़े आदमी की जान निकालने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन जो वहाँ पर देवता है जो उस बूढ़े आदमी की हिफाजत करता है वो हमेशा मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। मेरी शर्त ये है कि अगर 49 डेज के अंदर अंदर तुम उस बूढ़े आदमी की जान लेकर आ गए तो मैं तुम्हें एक और चांस जरूर दूंगा, क्योंकि जिम की इंक्वायरी भी 49 डेज के लिए चलेगी और इतने में तुम लोग मेरा काम कर दोगे। और इस बात को याद रखना, वो देवता जो उस आदमी की हिफाजत कर रहा है वो एक पुराने घड़े में रहता है और वो घड़ा भी उस बूढ़े आदमी के घर में है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम उस बूढ़े आदमी के घर जाओ, उस देवता को हराकर उस बूढ़े आदमी को मार दो और उसकी सोल यहाँ पर ले आओ। पर तुम्हारे पास सिर्फ 49 डेज हैं। अब तीनों गार्डियंस यमराज की बात को मान लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। यहाँ पर हम गार्डियन बी और सी को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की जान लेने के लिए अर्थ पर आ गए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा अपने अंकल के साथ खेल रहा था। वो अंकल कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी के घर में रहने वाला देवता था जो उस बूढ़े आदमी को डेथ से बचा रहा था। अब ये देवता देखने में बहुत ही आम इंसान लगता था, पर शायद ये एक पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट भी था और इसी वजह से इस देवता ने इस बूढ़े आदमी के घर की दीवारों को भी पेंटिंग से सजाया हुआ था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को जब गार्डियन लेडी सी देखती है तो वो सब काम अपना भूल जाती है और उस पेंटिंग को देखती रहती है। अब जब रात हो जाती है तो गार्डियन उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं उस आदमी की सोल को निकालने के लिए। अब वो वहाँ पर वो घड़ा भी ढूंढते हैं जो उस देवता का था। इतने में वो देवता वहाँ पर आ जाता है और लेडी गार्डियन सी का गला दबाने लगता है।
गार्डियन भी उस देवता को कहता है कि उसको छोड़ दो, वो बहुत छोटी बच्ची है। वो देवता लेडी गार्डियन सी को छोड़ देता है और वो जाकर एक कबर्ड में जाकर लगती है। फिर वहाँ पर गार्डियन बी और उस देवता के दरमियान फाइट होती है। गार्डियन बी उस देवता की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस फाइट के बाद दोनों गार्डियंस वहाँ पर देवता के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। देवता उनको बताता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह ही गार्डियन हुआ करता था, पर किंग यमराज ने तुम लोगों की मेमोरी को डिलीट कर दिया है, इस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं। देवता उन लोगों को बताता है कि ये छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी का पोता है और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मेरा फर्ज है कि मैं उस बूढ़े आदमी को बचाऊं, क्योंकि इस दुनिया में उस आदमी के अलावा इस बच्चे का कोई भी नहीं है। पर कुछ ही दिनों में मैं इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगा। इसके बाद तुम उसके ग्रैंडफादर की जान को ले सकते हो और फिर मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनूंगा। इस तरह वो दोनों गार्डियंस को ये बात समझाता है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर गार्डियन ए यमराज से कह रहे थे कि जिम की सोल को 7 ट्रायल से गुजरने की जरूरत नहीं है, उस पर सिर्फ जो इल्जाम है उन्हीं के बारे में पूछताछ की जाए। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रूल आप ही का था, ये सभी रूल्स आप ही ने बनाए थे। गार्डियन ए यमराज से कहते हैं कि अब आप खुद ही अपने रूल्स को तोड़ रहे हैं। ये सभी बातें गार्डियन ए की यमराज सुनकर कहते हैं कि अगर उसने कोई गलती की होगी तो उसकी सजा उसके साथ साथ तुम्हें भी मिलेगी। इसके बाद तुम दोबारा अर्थ पर जाने का सोचना भी मत, यानी कि तुम्हारा रीबर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गार्डियन ए की बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि जिम की सोल अर्थ पर ही घूमती रही और वो अर्थ पर बदला लेने के लिए दूसरों को तकलीफ देता रहा, तो जिम के ऊपर सिर्फ एक ही केस को चलना चाहिए। इसके बाद अब गार्डियन ए जिम को अपने साथ बोट में ले जाते हैं। वहाँ पर जिम गार्डियन ए से बहुत ज्यादा सवाल करता है। वो कहता है कि आपने मुझे बताया था कि मेरी डेथ में कोई रुकावट थी और आप मुझे वो बता नहीं रहे कि मेरी डेथ में कौन सी ऐसी रुकावट थी। ये सभी बातें सुनकर गार्डियन ए जिम को बांधने लगते हैं। जिम तब भी सवाल करता है और कहता है कि अगर आपने मुझे अब भी ना बताया तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप मुझे बचाने वाले हैं या सजा दिलवाने वाले हैं। अब यहाँ पर गार्डियन ए सोचते हैं कि मैंने किसको पैरागॉन का टिकट दे दिया। इसके बाद वो एक बटन दबाते हैं, जिस खंबे से जिम को बांधा था अब वो लंबा होने लगता है। गार्डियन ए उसको मोड़कर पानी में गिरा देते हैं। पानी के अंदर इंसानों के चेहरे वाली मछलियाँ उसको घेर लेती हैं। जिम पानी में गिरकर हेल्प के लिए चिल्लाता है, तभी गार्डियन ए उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं। अब वहाँ पर गार्डियन बी और सी भी आ गए थे। अर्थ पर जो भी हुआ वो अब सारा आकर गार्डियन ए को बताते हैं। वो बताते हैं कि उस देवता ने हमसे पैरागॉन का टिकट ले लिया है। वो बताते हैं गार्डियन ए को कि उस देवता ने हमें कहा है जब उसका ग्रैंडसन स्कूल जाने लग जाएगा तब हम उस बूढ़े आदमी की जान को ले सकते हैं और 40 दिन के बाद उनका ग्रैंडसन स्कूल जाने लग जाएगा। ये सभी बातें सुनकर गार्डियन ए दोनों गार्डियन बी और सी को कहते हैं कि मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। अब जब भी तुम दोबारा मेरे पास आओ तो उस बूढ़े आदमी की सोल को लेकर आना और उस देवता के घड़े को जो अर्थ पर है उसको भी खत्म कर देना। अब दोनों गार्डियन बी और सी दोबारा से अर्थ पर चले जाते हैं। तभी गार्डियन ए पानी में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी मछली आ गई थी। इसके बाद अर्थ पर हमें उस बूढ़े आदमी का घर दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके घर में कुछ लोग आ गए थे और उस बूढ़े आदमी को धमका रहे थे। लगता है उस बूढ़े आदमी ने इन लोगों से कुछ उधार पैसे लिए हुए थे। अब वहाँ का देवता उन लोगों को देखता ही रह जाता है। सच बात ये थी कि वो देवता इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। अब वो देवता उन लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कुछ टाइम मांगता है। वो लोग इस देवता की बात को नहीं मानते। वो गुस्से में इस देवता को धक्का दे देते हैं। वो देवता एक गंदी जगह पर जाकर गिर जाता है। उस गंदी जगह पर गिरने की वजह से उस देवता की सभी पावर्स खत्म हो जाती हैं। इस बात को जानते हुए गार्डियन बी और सी उस देवता से कुछ बात करते हैं और उस देवता को कहते हैं कि अगर तुमने हमारी पुरानी मेमोरीज को वापस कर दिया तो हम उस छोटे बच्चे की हिफाजत करेंगे। तभी वहाँ पर जो लोग उस बूढ़े आदमी के घर आए हुए थे उनमें से एक आदमी उस बच्चे को पकड़ लेता है और धमकाने लगता है। तभी गार्डियन बी इंसान के रूप में आ जाता है और वहाँ पर आकर उन लोगों से उस बच्चे को छोड़ने का कहता है, पर वो लोग नहीं मानते। तभी लेडी गार्डियन सी उस देवता के सामने अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि ये डील तुम मान लो। अब देवता उन दोनों गार्डियंस बी और सी की डील को मान लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी डील मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले उस बच्चे को बचाओ। इसके बाद गार्डियन बी वहाँ पर जाकर उन लोगों से फाइट करता है और उस बच्चे को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ वाली दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर गार्डियन ए जिम से कह रहे थे कि तुम मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हारी डेथ के पीछे जो राज है वो मैं तुम्हें
तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। जब तुम्हारा कोर्ट में केस होगा, यानी कि जब तुम्हें यमराज के सामने पेश किया जाएगा, तभी मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। और मेरी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे भाई ने अपनी लालच की वजह से मुझे मार दिया। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये कहने के बाद वो दोबारा से जिम को पानी में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है और उनकी बोट को खींचने लगती है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम देखते हैं कि गार्डियन बी अब उस देवता से पूछ रहा था कि तुम मेरी लाइफ के बारे में जो भी सच है बताओ। मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ का क्या सच है। देवता अब गार्डियन बी को उसकी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि तुम एक ताकतवर और न डर वॉरियर थे। अब भी तुम वैसे ही हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे दुश्मन भाग जाया करते थे और तुम जानते हो तुम्हें सब व्हाइट कैट कहते थे क्योंकि तुम एक जंगली बिल्ली की खाल को अपने गले पर पहना करते थे। ये सुनकर गार्डियन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में दिखाया जाता है गार्डियन ए जिम को लेकर हेल ऑफ इंटॉलेंस तक पहुंच गए थे। यहाँ पर गार्डियन ए जिम को बताते हैं कि ये वो जगह है यहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती है जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट किया होता है। और शायद तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो। तुमने भी अपने भाई किम के पैसों से पढ़ाई की थी, इसीलिए तुम्हें सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। इसीलिए तुम मेरे इस एहसान को लाजमी याद रखना। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें रीबर्थ भी लाजमी दिलवाऊंगा। ये सभी बातें सुनकर जिम कहता है कि मुझे दोबारा अर्थ पर नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें अर्थ पर दिखाया जाता है गार्डियन बी और सी देवता से पूछ रहे थे कि आप उस छोटे बच्चे को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। देवता उनको बताता है उस बच्चे की मदर मर चुकी है और उसके फादर ने लोगों से बहुत ज्यादा उधार लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया। इन सब की वजह से वो बच्चा बीमार हो गया। और यही नहीं, मैं इनके घर के एक गड्ढे में ही रहा करता था और इस बच्चे की हालत देखकर मुझसे नहीं रहा गया। इसीलिए मैं इंसानों का रूप लेकर इस बच्चे की हिफाजत करने के लिए दुनिया में आ गया। और इस बच्चे का इसके ग्रैंडफादर के अलावा कोई नहीं है। इस बच्चे को मैं अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। और अगर इस सिचुएशन में इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो आगे इसके फ्यूचर का क्या होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जब इस बच्चे को स्कूल में जगह मिल जाएगी तो तुम इसके ग्रैंडफादर की जान ले सकते हो। अब यहाँ पर देवता लेडी गार्डियन सी के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि तुम भी किसी से कम नहीं थी। तुम वॉर के दौरान बच्चों की सेफ्टी किया करती थी। जिन बच्चों के पेरेंट्स वॉर में मर जाते थे तुम उन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। एक तरफ वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ तुमने बच्चों को सेव किया था। और अब भी तुम बिल्कुल वैसी हो। दूसरी तरफ हमें आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में गार्डियन ए को दिखाया जाता है। वो लोग एक फायर लगाकर बैठे होते हैं। तभी गार्डियन ए जिम से कहते हैं कि मैं सही वक्त पर तुम्हें तुम्हारी डेथ के बारे में बताऊंगा। तभी जिम पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। गार्डियन ए उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से रीबर्थ दिलवाने जा रहा हूँ, यानी कि तुम दोबारा से अर्थ पर जा सकते हो। यहाँ पर जिम गार्डियन ए से कहता है कि मुझे अर्थ पर दोबारा नहीं जाना। मैं कितनी दफा आपको समझा चुका हूँ, आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप कौन हैं और मेरी डेथ का रीजन। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। गार्डियन ए उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी, जिसको देखकर वो खुद ही रुक जाता है। अब गार्डियन ए जिम को बताते हैं कि मेरे फादर भी एक वॉरियर थे। वो बहुत ही ज्यादा काबिल और बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, इसलिए सब लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। और जब से मैंने घोड़सवारी को सीखा था तब से मेरे फादर मुझे वॉर में लेकर जाया करते थे और वो सभी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया करते थे। अब जिम ये सब कुछ सुनता है और कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। अब वो उसको बताते हैं कि एक वॉर में हमने जब अपने दुश्मनों को हरा दिया था तो उनके आर्मी कैंप में एक बच्चा था जो उस वॉर में अपने पेरेंट्स को खो चुका था। अब उस बच्चे को मेरे फादर अपने साथ ले आए और उसको एक ऑर्फनेज में एडमिशन करवा दिया। इसके बाद वहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। दूसरी तरफ हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि दोनों गार्डियन बी और सी उस बुरे आदमी की फैमिली के साथ सेटल हो गए थे। लेडी गार्डियन सी उस बच्चे की होमवर्क में भी हेल्प करती थी। दूसरी तरफ गार्डियन बी उस बुरे आदमी के साथ टीवी पर न्यूज देख रहा था। तभी टीवी पर न्यूज में दिखाया जाता है कि जिम की डेड बॉडी को कुछ आर्मी ऑफिसर्स जमीन के अंदर से निकाल रहे थे। उस दिन की ब्रेकिंग न्यूज यही थी। दूसरी तरफ गार्डियन ए अपनी स्टोरी में बता रहे थे मेरे फादर ने जिस बच्चे को ऑर्फनेज में एडमिशन करवाया था वो उसको भी अपने बेटे की तरह ही समझा करते थे। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस वजह से मुझे उस लड़के से नफरत थी। लेकिन ये बात मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं बताई। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरे फादर ने उस लड़के को बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया। मेरे फादर से जब उस लड़के ने ट्रेनिंग ली तो वो और ज्यादा आगे बढ़ गया
और एक दिन उसने मेरे फादर को ही हरा दिया। इतना ही नहीं, वो अपना डिफेंस भी बहुत अच्छे तरीके से किया करता था। वो खुद को बचाने में बहुत ज्यादा माहिर हो गया था और हमेशा जीत उसी की हुआ करती थी। और ये सारी ट्रेनिंग मेरे फादर ने ही उसको दी थी। मेरे फादर ने उसको ये बात बताई थी कि जब दुश्मन हम पर अटैक करे और जब तक हो सके हमें अपना डिफेंस करना चाहिए। और मेरे फादर की सभी टेक्निक्स को यूज कर वो लड़का एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया था। अब ये बातें बताते बताते गार्डियन ए और जिम एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर गार्डियन ए अपनी तलवार को निकालते हैं। जिम उनसे पूछता है कि आप इस तलवार को क्यों निकाल रहे हैं। वो बताते हैं कि तुम अर्थ पर एक बुरी सोल बनकर घूमते रहे और तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। यहाँ पर जिम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। वो कहता है कि कोई भी मॉन्स्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम जानते हो ना कि मैं एक बहुत ही खतरनाक सोल हूँ और ये इमेजिनेशन मॉन्स्टर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तुम ये तलवार वापस रख लो, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम अर्थ पर देखते हैं। गार्डियन सी देवता से पूछती है गार्डियन बी मेरे साथ अर्थ पर कैसे मिले थे। देवता बताता है कि एक बार जंगल में एक टाइगर तुम पर अटैक करने वाला था। उस वक्त इस वाइल्ड व्हाइट कैट यानी कि गार्डियन बी ने ही तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम उसके सिटी की लड़की नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें एक सिक्योर जगह पर ले गया जहाँ पर तुम रहा करती थी। जब इसने देखा कि तुमने वहाँ पर सभी बच्चों को सिक्योर किया हुआ है तो इसने वहाँ पर जरूरत की सभी चीजों को भेजा। इस तरह वो देवता गार्डियन बी और सी के बारे में बता रहा था। तभी वहाँ पर उस बूढ़े आदमी के घर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। इन लोगों को देखकर गार्डियन बी ये सोचता है कि क्यों ये मेरी स्टोरी के दरमियान में आ गए और अब वो गुस्से में आकर वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में देखते हैं कि जिम की तरफ बहुत ज्यादा डायनासोर आ रहे थे। गार्डियन ए जिम को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जमीन फट जाती है और उस जमीन में से एक बहुत ही बड़ा जॉइंट डायनासोर निकल कर आता है और वो डायनासोर गार्डियन ए और जिम को निकल लेता है। अब वो लोग डायनासोर के पेट में थे और वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी गार्डियन ए जिम को बताते हैं कि अब हम लोग हेल ऑफ बेट्रेयल में जाने वाले हैं, जहाँ पर धोखा देने वाले लोगों को सजा दी जाती है। तो यहाँ पर जिम कहता है कि मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही किसी ने मुझे धोखा दिया है। अगर वो कर्नल और जूनियर सोल्जर ये जानते कि मैं उस वक्त जिंदा था तो वो कभी भी मुझे ना दफनाते। वो इतने बुरे नहीं हैं कि मुझे जिंदा ही दफना देते, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। गार्डियन ने उसकी बात सुनकर अब दोबारा से अपनी स्टोरी उसको सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि मेरे फादर से ट्रेनिंग लेने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा समझदार हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड और पावरफुल हो गया था और मेरे फादर वार के दौरान उसकी काबिलियत को देखकर हमेशा आगे रखा करते थे, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मुझे छोड़कर उसे मौका दिया। मैंने अपने फादर को लास्ट टाइम तब देखा था जब हम एक वॉर में हार गए थे और मेरे फादर की उस वॉर में डेथ हो गई थी और मैं ये बात जानता था कि वो लड़का जो मेरा छोटा भाई बनता है वो ही मेरे फादर की डेथ का रीजन था, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद मुझे मेरे फादर की जगह दे दी गई। जिम ये सभी बातें सुनकर कहता है कि तुमने जब अपने फादर की जगह ले ली थी तब तो तुमने अपने भाई से जरूर बदला लिया होगा। इस पर वो गार्डियन है चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर हम देवता को देखते हैं जो लेडी गार्डियन सी के पास्ट के बारे में उसको बता रहे थे। अब अपनी पास्ट लाइफ में लेडी गार्डियन सी गार्डियन बी के ही पास होती है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में गार्डियन सी के पेरेंट्स को गार्डियन बी ने ही मारा था। ये सभी बातें सुनकर लेडी गार्डियन सी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो गार्डियन बी से बात भी नहीं करती। गार्डियन बी उसको कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, वो हमारी पास्ट लाइफ थी, वो हजारों साल पहले की लाइफ थी। गार्डियन सी गार्डियन बी को कहती है पास्ट लाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था और ये बात तुम जानते थे, तुमने मुझे जानबूझकर ये बात नहीं बताई। तभी देवता लेडी गार्डियन सी को समझाता है कि तुम इस बात पर गार्डियन बी से नाराज मत होना। उसने तुम्हारे पेरेंट्स को जरूर मारा था, लेकिन उसे अपनी लाइफ में हमेशा इस बात का गिल्ट था और इसके बदले में उसने तुम्हारी और सभी बच्चों की हिफाजत की थी और अपने दिल की बात उसने तुम्हें कभी भी नहीं बताई। उसे ये डर था कि तुम उससे नफरत करने लगोगी। आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में गार्डियन ए जिम को हेल ऑफ इनजस्टिस में ले आए थे। वहाँ पर हेल ऑफ इनजस्टिस के दोनों वकील जिम के बारे में कहते हैं कि ये सोल बनकर अर्थ पर ही घूमता रहा और इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। गार्डियन कहते हैं कि ये बात गलत है, जिम को जानबूझकर मार दिया गया था। तभी वहाँ के देवता कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है। गार्डियन वहाँ के देवता को बताते हैं कि इसका एक विटनेस है जो कि एक जूनियर सोल्जर है। वहाँ पर देवता गार्डियन से कहते हैं कि क्या तुम एक जिंदा इंसान को आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में ला सकते हो। ये सुनकर गार्डियन उनको हाँ में जवाब देते हैं। तभी सीन कट होता है और यहाँ पर हमें अर्थ पर
उस जूनियर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अब कोमा में था। अब उस जूनियर सोल्जर की गवाही पर ही ये केस चलने वाला था। उस जूनियर सोल्जर को तो ये सब कुछ ड्रीम लगता है, लेकिन वो सच में आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में पहुंच गया था और वहाँ पर जाकर वो गवाही देता है। वहाँ पर गार्डियन ए जूनियर सोल्जर से पूछते हैं कि जब तुम लोग जिम को दफना रहे थे, क्या उस वक्त तुम ये बात जानते थे कि वो जिंदा है? अब सोल्जर गुस्से हुई बातों को याद करने लगता है। सच बात ये थी कि जब सोल्जर और कर्नल ने जिम को दफनाया था तो उन्होंने जिम के हाथों को हिलता हुआ देखा था और वो इस बात को जानते थे कि जिम जिंदा है, पर इसके बावजूद उन लोगों ने जिम को दफना दिया। पर अब वो जूनियर सोल्जर झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं ये बात नहीं जानता था कि वो जिंदा था। वहाँ पर गार्डियन ए जूनियर सोल्जर को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। इस बात पर वहाँ के गॉड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे होते हुए सब कुछ क्यों डिसाइड कर रहे हो। फिर वहाँ के गॉड जिम को एक बॉक्स में खड़ा कर उसमें पानी भरवा देते हैं और इसी दरमियान गार्डियन ए लगातार जूनियर सोल्जर से सवाल कर रहे थे। वो जूनियर सोल्जर अपने लास्ट वर्ड बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो अर्थ पर जाकर मर जाता है और ये इंक्वायरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब गार्डियन ए मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है अर्थ पर। यहाँ पर हम देवता और दोनों गार्डियंस को देखते हैं जो बाहर गए हुए थे। अब वो दोबारा जब वापस घर आते हैं तभी घर से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। ये लोग उन लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जब वो घर जाकर देखते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ था। उन लोगों ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था और उस बूढ़े आदमी को भी बहुत बुरी तरह से मारा था। और तभी वो देवता भी कमजोर होने लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों ने उस घड़े को भी तोड़ दिया था जिसमें देवता रहा करता था। इसी वजह से अब उस देवता की पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ हमें आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में दिखाया जाता है कि गार्डियन ए जिम की बेगुनाही को साबित नहीं कर पाए थे। गार्डियन ए वहाँ के गॉड से कहते हैं कि जीना और मरना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन किसी इंसान की भी बुरी तरह से डेथ नहीं होनी चाहिए। ये बात वहाँ के गॉड को बिल्कुल ठीक लगती है और वो वहाँ पर जिम को आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं गार्डियन सी उस घड़े को जोड़कर ले आई थी, पर वो सही तरह से उसको जोड़ नहीं पाती और इसी वजह से अब देवता भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पर यहाँ पर वो लेडी गार्डियन सी की पास्ट लाइफ के बारे में भी बता रहा था। वो कहता है कि वहाँ के किंग को ये बात पता चल गई थी कि तुम वॉर के दौरान सभी बच्चों को सेव किया करती थी। फिर उस किंग के लोगों ने व्हाइट किंग यानी कि गार्डियन बी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगे कि दुश्मन कंट्री के बच्चे उसने कहाँ पर छुपा कर रखे हुए थे। वो देवता बताता है कि वो गार्डियन बी से खास तौर पर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर फिर भी गार्डियन बी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर गुस्से में वहाँ के किंग ने ये ऑर्डर दिया कि तुम्हें जंगल में भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाए। तब गार्डियन बी देवता से पूछता है कि क्या मेरी डेथ उन भेड़ियों के काटने की वजह से हुई थी। वो देवता कहता है कि नहीं, तुम इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। ये देखकर वो देवता वहाँ से गायब हो जाता है। फिर गार्डियन बी सोचता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो जंगल में भेड़ियों से बच गया था और अब वो जंगल से बाहर आ रहा था। वो गार्डियन सी और दूसरे बच्चों के पास पहुंच जाता है। गार्डियन सी ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी गार्डियन भी उसको बताता है कि उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। वो इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और गार्डियन सी से माफी भी मांगता है, पर गार्डियन सी उसको माफ कर देती है क्योंकि उसने इतने दिन से उसकी और दूसरे बच्चों की हिफाजत की थी। अभी वहाँ पर किंग आ जाता है। अब गार्डियन बी गार्डियन सी को वहाँ से जल्दी से भाग जाने का कहता है और वो खुद उस किंग से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो किंग कोई और नहीं बल्कि एंजल गार्डियन ए था और वो व्हाइट कैट कोई और नहीं बल्कि गार्डियन ए का भाई था जिसको उसके फादर ने अडॉप्ट किया था। तो वहाँ पर उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। जब गार्डियन ए उसको मारने वाला था तभी उसके बैक पर कोई स्टैप कर देता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि लेडी गार्डियन सी ने किया था। तभी बदले में गार्डियन ए उसको स्टैप कर मार देता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि गार्डियन बी और सी को किसी और ने नहीं बल्कि गार्डियन ए ने ही मारा था और उसने फिर इसके बाद खुद को भी मार लिया था। तभी वहाँ पर किंग यमराज आते हैं। वो गार्डियन ए से कहते हैं मैं तुम्हें अच्छा होने का एक मौका देता हूँ। तुम अगर 1000 साल मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक गार्डियन का दर्जा दूंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। और इसी दौरान अगर तुम उन 4 सोल्स जो पैरागॉन है उनको रीबर्थ करवा दो तो मैं तुम्हें दोबारा अर्थ पर भेज दूंगा और तुम अकेले ही ये काम नहीं करोगे। ये छोटी बच्ची और तुम्हारा भाई जिसको तुमने मार दिया है ये भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर किंग यमराज ने ये भी कहा था
कि गार्डियन बी और सी की सभी पुरानी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाए, यानी कि उनकी पुरानी मेमोरीज को मिटा दिया गया था, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं याद था कि उन्हें किसने मारा था। पर वो यहाँ पर ये कहते हैं कि गार्डियन ए को अपनी पुरानी लाइफ की सभी बातें याद रहेंगी। इसका मतलब ये था कि तुम 1000 साल की यादें लेकर मेरे साथ काम करोगे और तुम इन सभी बातों पर पछताओगे और ये तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। यहीं पर सीन कट होता है और हमें गार्डियन ए को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये गार्डियन ए सभी बातें जिम को बता रहे थे। अब गार्डियन ए जिम को लेकर हेलो वायलेंस तक पहुँच गए थे। अब यहाँ के जो वकील थे वो इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जिम को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक बुरी सोल बनकर अर्थ पर लोगों को तंग कर रहा था। एक्ट ऑफ वायलेंस में जो भी इसकी सजा बनती है वो इसको मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर गार्डियन ये कहते हैं कि अभी जिम को सजा ना सुनाई जाए, हमारा लास्ट और आखिरी ट्रायल बचा हुआ है जो हेल ऑफ मर्डर है। वहाँ पर हम लोग किंग यमराज के सामने सारी सच्चाई को बता देंगे। अब वो दोनों हेल ऑफ मर्डर में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 2 गॉड्स थे, एक तो गॉड ऑफ मर्डर था और दूसरा किंग ऑफ यमराज जो सभी गॉड्स का किंग माना जाता था। अब यहाँ पर कर्नल को विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है। हम कर्नल को देखते हैं कि वो अर्थ पर था और सो रहा था। तभी वो अपने ड्रीम में हेल ऑफ मर्डर में पहुंच जाता है। अब ये सभी बातें उसके ड्रीम में चल रही थी। यहाँ पर गार्डियन उस कर्नल से पूछते हैं कि जब तुमने जिम को दफनाया था तो क्या तुम्हें ये बात पता थी कि वो जिंदा है? अगर तुमने उसे उस वक्त बचाया होता तो आज वो बेचारा जिंदा होता। हेल ऑफ मर्डर भी अब उससे पूछते हैं कि क्या गार्डियन ए की बात सच है? पर यहाँ पर कर्नल झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर गार्डियन ए अपने बारे में कुछ बताते हैं। गार्डियन बी और सी भी उसको देख रहे थे। गार्डियन ए उनको बताते हैं कि मेरे फादर उस वॉर में नहीं मरे थे बल्कि वो जिंदा थे और मैंने ये बात सभी से छुपाई थी। मैंने उस वक्त वहाँ पर डेड बॉडीज के दरमियान में देखा था कि मेरे फादर जिंदा थे, पर मैंने अपनी लालच के लिए उनको बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं उनको बचा लेता तो वो मेरे मुंह बोले भाई को अपनी जगह दे देते, इसलिए उस दिन मैंने उन्हें नहीं बचाया। पर घर वापस आने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं दोबारा फिर अपने फादर को बचाने के लिए चला गया, पर जब तक वो मर चुके थे और ये बात मुझे आज तक तंग करती है। मैं उस वक्त अपने फादर को बचा सकता था लेकिन मैंने उन्हें नहीं बचाया। गार्डियन ए उनसे कहते हैं कि ये दुख बहुत बड़ा है और इस दुख को मैं हजारों सालों से झेल रहा हूँ। उस एक पल की लालच ने मुझे हजारों सालों का दुख दिया है कि उस दिन जो मुझे मौका नहीं मिला था वो तुम्हें आज मिल रहा है। तुम मेरे जैसी गलती मत करना क्योंकि शायद उस वक्त तुमने उसको इसलिए दफना दिया था ताकि तुम पर कोई इंक्वायरी ना हो सके। पर अगर आज तुम अपनी गलती को मान लोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। अब कर्नल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मान लेता है कि उसने जानबूझकर जिम को जिंदा दफनाया था। फिर वो जिम से इस बात की माफी मांगता है और जिम भी उसको माफ कर देता है। इसके बाद वो आफ्टर लाइफ वाली दुनिया से गायब हो जाता है, यानी कि वो अपने ड्रीम से उड़ जाता है और अर्थ पर उसकी आंख खुल जाती है। अब आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में सबको पता चल गया था कि जिम का कोई भी कसूर नहीं था। अब जिम को दोबारा रीबर्थ यानी कि दोबारा अर्थ पर जाने का मौका मिल गया था। वो जाते हुए गार्डियन ए को सैल्यूट करता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सिवाय एक प्रॉब्लम के, यानी कि दुनिया में से उस बूढ़े आदमी की सोल को अभी तक नहीं लाया गया था। वो बूढ़ा आदमी अपने ग्रैंडसन के साथ बहुत खुश था। अब यहाँ पर गार्डियन ने इस बात का फैसला करते हैं कि इस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, इसके बाद इस बूढ़े आदमी की सोल को लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, तब तक हम अपनी गार्डियंस वाली जॉब करेंगे। अब गार्डियन ने दोनों गार्डियंस बी और सी को कहते हैं कि यहाँ पर हमारा काम तो खत्म हो गया, लेकिन चलो दोबारा वापस चलते हैं। हमने एक और आदमी को दोबारा से रीबर्थ दिलवाना है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कौन आदमी है जो 3 दिन से गेट पर खड़ा हुआ है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूनियर सोल्जर था। अब उस आदमी के पास दोनों गार्डियन बी और सी चले जाते हैं। तभी गार्डियन उनको रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर दोनों गार्डियंस को कुछ बताने लगते हैं, पर दोनों गार्डियंस बी और सी इस बात को जानते थे कि गार्डियन ए क्या बताने वाले हैं, इसीलिए अब वो गार्डियन ए का दिल और ज्यादा नहीं दुखाना चाहते थे। वो गार्डियन ए यानी कि अपने बॉस की बात को वहीं पर रोक देते हैं। वो कहते हैं कि सब बातों को जाने दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फ्लैशबैक की बातों को सुने और हमें इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब हमें नया काम मिल चुका है। ये कहकर वो दोनों बड़े जॉली मूड में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्थ पर हमें वही बूढ़ा आदमी भी दिखाया जाता है जो उस बच्चे को देवता के बारे में बता रहा था। इसके बाद दोबारा से हम आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में देखते हैं कि अब जिम रीबर्थ के लिए तैयार हो रहा था, मगर तभी वहाँ पर किंग ऑफ यमराज आ जाते हैं। वो
कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अब जिम ये बात मान जाता है क्योंकि उसको रीबर्थ में पहले इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो दोबारा से दुनिया में जाना चाहता था। इसके बाद हमें मूवी के एंड में एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है। गार्डियन ए के फादर के सामने किंग ऑफ यमराज आते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक बहुत ही नेक इंसान थे, तुम्हारे जैसे अच्छे और समझदार इंसान को मैं एक और मौका देता हूँ, क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, मेरी तरह गॉड्स के किंग बनेंगे? वो इस बात पर एग्री नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो गार्डियन ए के बारे में सोचकर इस बात पर एग्री हो जाते हैं। पर तभी वो किंग ऑफ यमराज से कहते हैं कि मैं अपने रूप में रहकर ये काम नहीं करूँगा, आपको अपना रूप मुझे देना होगा। किंग ऑफ यमराज अब उसके फादर की बात को मान लेते हैं और अपना रूप उसको दे देते हैं। इसका मतलब ये था कि हम जिन किंग ऑफ यमराज को देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि गार्डियन ए के ही फादर थे। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती